तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज जो है एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। और बहुत सारे बच्चे जो है ये कहते भी हैं कि सर जो है हम एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बट इसके बारे में हम लोगों को उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बारे में जो है सर हम उतना कुछ नहीं जानते हैं। तो डजेंट मैटर, आप सही वीडियो पे आ गए हैं। तो आपको इस वीडियो में और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप एसएससी का एमटीएस के बारे में जानना चाहते हैं, यानी एसएससी का एमटीएस का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उस एग्ज़ाम में आपको क्या क्या पूछेगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेबस आपका क्या होता है, और आप जो है आपका प्रमोशन आगे होगा या नहीं। तो इन सारे सब की जानकारी आप लोगों को इस चैनल के थ्रू और इस वीडियो के थ्रू जो है मैं आज देने वाला हूं। और आप सभी को ये जानकारी आई होप कि बहुत ही अच्छा लगेगा, ताकि जो भी बच्चे इन फ्यूचर देख रहे हैं कि मैं जो है एसएससी का एग्ज़ाम दूंगा और एसएससी के थ्रू जो है मैं अपनी आगे की जर्निंग जो है देखूंगा, या 2023 या 24 में जो भी बच्चे देने वाले हैं उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम जो है कैसे है, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम क्या होता है, इसमें आपको कैसे कैसे जॉब मिलते हैं, कहाँ कहाँ आपकी पोस्ट होती है, ये सब चीज़ के बारे में आज मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इसे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एसएससी जो होता है आपका अपना इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इसके थ्रू जो है एमटीएस का एग्ज़ाम होता है। अब एमटीएस को जो है भाई दो हिस्सों में बांटा गया है। एमटीएस को कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो हिस्सा होता है जिसको हम लोग ग्रुप सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रुप सी बोलते हैं। और दूसरा जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डी। ये दो हिस्सों में बांटा जाता है और इनको दो हिस्सों में रखा जाता है। पहला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग ग्रुप सी बोलते हैं, और दूसरा जो हिस्सा होता है उसको हम लोग ग्रुप डी बोलते हैं। अब ग्रुप सी और ग्रुप डी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछेगा उसके बारे में ज़रा मैं बता दूं कि तो ग्रुप सी में दो तीन चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपका ग्रुप सी में जैसे कि जो भी मंत्रालय होती हैं, मंत्रालय मतलब शिक्षा मंत्रालय हो गया, डॉक्टर हो गया, मंत्रालय में डॉक्टरी हो गया, या आपको डिपार्टमेंट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, या विभिन्न विभिन्न जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, क्योंकि आपको भी पता है जितने भी भाई मंत्रालय हैं वो अधिकतर दिल्ली में है ना। अब ऐसा नहीं है कि ये आपका दिल्ली में एग्ज़ाम होगा और दिल्ली के बच्चे ही इसको देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पूरा ऑल ओवर इंडिया के बच्चे होते हैं और ऑल इंडिया के बच्चे जो है इसको दे सकते हैं। इसमें कुछ ग्रुप जो होते हैं, मतलब इसमें आपको कस्टम वगैरह का भी होता है ना। कस्टम हो गया, फिर आपका इनकम टैक्स हो गया, है ना, इनकम टैक्स। ठीक है, मतलब बहुत बहुत डिपार्टमेंट ऐसी होती हैं जहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को रखा जाता है। और यहाँ पे मंत्रालय विभिन्न विभिन्न जो भी डिफरेंट टाइप के मंत्रालय होती हैं उनमें आपका पोस्ट रहता है और उनमें आपको कुछ सीटें रखी जाती हैं। तो ये बात हो गई ग्रुप सी वाले। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ग्रुप सी का जो वर्क होता है, यानी ग्रुप सी का जो जॉब होता है वो कहाँ पे होता है भाई? तो ग्रुप सी का जो भी जॉब होगा वो आपका ऑफिस में होगा, है ना। आपको ऑफिस में काम करना पड़ेगा, आपको ऑफिस में रहना पड़ेगा। वही मैं अगर ग्रुप डी की बात करूं तो ग्रुप डी का जो जॉब होता है आपको इनके अलावा कहीं भी डाल सकते हैं। अब ग्रुप डी का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है किसी लेबर कैटेगरी में भेजा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप डी का मतलब है कि मान लो कि ये जो हो गया ये ऑफिशियल वर्क हो गया, और यहाँ पे जो है आपको फील्ड में जाना पड़ सकता है। मे बी आपको कहाँ जाना पड़ेगा भैया? फील्ड में जा सकते हैं आप। अब जैसे कि मान लीजिए कि इसमें ग्रुप डी में जो है, ग्रुप सी में भी ऐसा आता है, इसमें आपका एक पोस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हवलदार। ठीक है, हवलदार होता है। अब हवलदार में आपको क्या मिलेगी भैया? वर्दी मिलती है ना। आपके सर पे वर्दी रहेगा, आपके पूरे बदन पे वर्दी रहेगा, आप उस वर्दी में रहिएगा। और ग्रुप डी में जब जाइएगा तो ग्रुप डी में आपको वर्दी होगा और आप जो है फील्ड में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। इनके सपोज डेटे की मैं चीज़ बात करता हूँ आपसे कि मान लीजिए कि कहीं पे किसी के यहाँ रेड डालने जाना है, किसी के यहाँ मान लीजिए कि हमें छापा मारने जाना है,
है ना। तो अब आपको वहां से उठा के लिया जाएगा कि भैया आपको चलना है, अब हम लोग चल रहे हैं छापा मारने, हम लोगों के साथ आपको रहना है और आप जो है जो भी हम लोग वहां पे रेड मारेंगे आपको उसके साथ रहना है, क्योंकि आपके पास जो है क्या रहेगी, एक वर्दी रहेगी, है ना। तो एमटीएस का मतलब समझ में आता होगा भाई आप लोगों को, इसका मतलब शायद मैंने आपको बताया नहीं, तो इसका मतलब होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी टास्किंग स्टाफ। क्या बोलते हैं, मल्टी टास्किंग स्टाफ। मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए मैंने दो चीज बता दी कि आपका इसमें सिलेक्शन जो होता है किस पे होता है, ग्रुप सी में होता है, और दूसरा जो होता है वो ग्रुप डी में होता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब रही बात की आपको यहाँ पे क्या क्या चीज होगी, कार्यकाल मतलब बहुत जो भी चीजें हैं, मैंने बोला कि आपको अलग अलग जगहों पे आपको जो है भेजा जा सकता है, अलग अलग जगहों पे जो है आपको पोस्ट किया जा सकता है। ये मंत्रालय की अगर मैं बात करूं तो पूरा मंत्रालय आपको जो है ग्रुप सी के अंदर दे दिया जाएगा, और ग्रुप सी में आपको पूरा ये मंत्रालय रहेगा, उस मंत्रालय के अकॉर्डिंग जो है आप अपने जॉब को कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों का जो काम था कि एमटीएस क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसको बोलते हैं मल्टी टास्किंग स्टाफ। इसमें दो कैटेगरी होती है, पहला ग्रुप सी और दूसरा ग्रुप डी। ग्रुप सी में आपको किसी भी ऑफिस में किसी भी, मान लीजिए कि मेरे पास मैं किसी भी बड़े पोस्ट पे हूं, तो आपको उस पोस्ट के अंदर रख दिया जाएगा, यानी एज अ असिस्टेंट बोल के रखा जाएगा कि आप जो है इनके असिस्टेंट हैं, फाइल को यहां से वहां ट्रांसफर करना, दिस इज कॉल्ड। और ये जो है एग्जाम कौन दे सकता है भाई, तो ये एसएससी का जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम को कौन दे सकता है, चलिए जरा इसके बारे में बात करते हैं कि एसएससी का जो ये एग्जाम होता है इसको देगा कौन। ये एसएससी का जो एग्जाम होता है इसको देगा कौन, तो इसको भाई देगा कौन, एसएससी का ये जो एग्जाम होता है इसको कौन देगा, एसएससी या एमटीएस की बात कर रहा हूं। तो इसको एग्जाम में देने वाले कौन होते हैं, जो भैया 10th पास आउट होते हैं। जो 10th पास आउट होते हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। आप कहेंगे अरे 10th वाले ही दे सकते हैं क्या, बिल्कुल। अगर आप 10th पास हैं, अगर आप 10th अपीयर हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है लेकिन आपने एग्जाम दे दिया हो, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम ना दिए हो, एग्जाम आपका हो जाना चाहिए, मतलब 10th बोर्ड जो है अपना, वो 10th का बोर्ड अगर कंप्लीट है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो अगर आप उस पीरियड में अगर ये फॉर्म आता है तो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या है, ओनली 10th पास। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि इसमें जो भी आपका पोस्ट होता है, यहाँ पे कहाँ पे क्या पोस्ट दिया जाएगा, तो ये जो भी होगा आपको कहाँ पे भेजा जाएगा, ग्रुप सी और ग्रुप डी में। 10th पास वालों के लिए होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई है। एमटीएस के बारे में हमने समझ लिया, पासिंग समझ लिया, एलिजिबिलिटी जो है वो समझ ली। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या मेरा प्रमोशन होगा, क्या अगर मैं एमटीएस 10th पास करके गया हूं और 10th पास करके मैंने जो है आपका एमटीएस में सिलेक्शन लिया है और मैं यहाँ पे भी पास आउट हो गया हूं, यानी मैं अब जो है किसी गवर्नमेंट मंत्रालय में जो है किसी ऑफिस में जो है मैं वर्क कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा प्रमोशन क्या होगा, मैं क्या यहीं पे रह जाऊंगा, क्या मेरा जो ग्रुप सी या ग्रुप डी में जो सिलेक्शन हुआ है क्या मैं वहीं रह के रह जाऊंगा, क्या मेरा ट्रांसफर वहीं से हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। आपका प्रमोशन भी होता है, यानी आप धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जिस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं आपको उसी पोस्ट पे रखा जाएगा, आपका पोस्ट भी बढ़ेगा, आपका रुतबा भी बढ़ेगा और आप धीरे धीरे प्रमोट भी किए जाएंगे। लेकिन इस पूरे पीरियड में आपको 5 से 6 साल का समय लग सकता है। 5 से 6 साल के समय के अंतराल में जो है आपकी पोस्टिंग बढ़ाई जा सकती है। 5 से 6 साल जो है आपका पोस्ट इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसमें आपका क्या होता है, प्रमोशन भी होता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई मेरे दोस्त कि इसमें आपका क्या होगा, प्रमोशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गई कि आपका इसमें प्रमोशन भी होगा। आप 10th पास हैं तो दे सकते हैं। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपका इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है ना। आपका जो है इसमें सिलेबस क्या पूछता है, क्या मैं 10th पास हूं तो 10th पास जो भी पूछा जाता है 10th में जो आता है वही पूछेगा क्या, जी हाँ बिल्कुल वही पूछता है। इसमें आपसे पूछेगा भैया रीजनिंग, जो कि आपने शायद अगर 10th अच्छे से किया होगा तो आपने मैट का नाम सुना होगा, है ना। अगर आपने किसी ओलंपियाड को दिया होगा, किसी बचपन में आपने किसी ओलंपियाड की प्रिपरेशन की होगी तो किसी ओलंपियाड को आपने दिया होगा, उसमें आपने मैट का नाम सुना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। वही होता है रीजनिंग, उसी का नाम होता है रीजनिंग। थोड़ा सा अपग्रेड होते हैं तो उसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। उसके बाद इसमें आपसे पूछा जाता है मैथ्स, ठीक है। अब मैथ्स जो रहेगा सेम आपने जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ रखा है सेम वही रहता है। परसेंटेज रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, CI, SI
आपका एज वाला क्वेश्चन हो जाता है, ट्रिगोनोमेट्री हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, नंबर सिस्टम हो जाएगा, एंगल बेस्ड हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, मेंसुरेशन हो जाएगा, ज्योमेट्री हो जाएगा, एवरीथिंग आपने जो भी क्लास 7, 8, 9, 10th में पढ़ा है सब वही पूछेगा, ठीक है। और ये 2 सब्जेक्ट हो गए। तीसरा जो होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है इस पूरे एग्जाम की जर्नी में, जिसे हम लोग जीके और जीएस के नाम से जानते हैं, जीएस और जीके। अब जीएस और जीके मतलब क्या होता है, ये आपका जनरल स्टडी हो गया और एक हो गया आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और जीके वगैरह में आपका पूरा एसएसटी वाला जो पार्ट होता है ये आपका पूरा उसमें आ जाता है। और एसएसटी वाला पार्ट आप समझ ही रहे हैं कि जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप किसी भी एसएससी का एग्जाम दीजिए, किसी भी एसएससी का एग्जाम दीजिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो भैया आपकी इंग्लिश रहती है। यानी इंग्लिश से भी जो है आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंग्लिश के भी जो है अच्छे खासे वेटेज हैं। यानी अगर आपका इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, यही 4 जो है आपको पूरे इस एग्जाम की जर्नी में पूछा जाएगा। और यही 4 सब्जेक्ट जो होते हैं, इन्हीं 4 सब्जेक्टों से आपका क्वेश्चन बनता है और इन्हीं 4 सब्जेक्टों से जो है आपका क्वेश्चन आता है। आई बात आपको मेरे ख्याल सब समझ में आ गई होगी आपको सारी चीजें। अगर आप नए हैं इस चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ एंड रीजनिंग मंत्रा नाम है इसका, और इस पे जो है हम लोग बहुत जल्द जो है क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत जल्द जो है हम लोग क्लास शुरू भी कर देंगे, ठीक है। तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। आगे जो भी आपको चीज़ें होंगी आपको सब कुछ जो है इस पर अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा भाई, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सही से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।